जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का, वो है निर्वाचन आयोग। देखिए, लोकतंत्र में या प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र में, स्पेशली प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में बात कर ली जाए लोकतंत्र की या प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है। क्या हमने आपको बताया? प्रतिनिधि लोकतंत्र में या लोकतंत्र में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और निष्पक्ष निर्वाचन होना एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। हमने आपको निर्वाचन आयोग हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमने शुरू किया है। लोकतंत्र में, स्पेशली प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यह आवश्यक है कि एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग हो। और इस निष्पक्ष निर्वाचन की आयोग की बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 324 कहता क्या है? अनुच्छेद 324 ये कहता क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन होगा, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल, आदि के सदस्यों का निर्वाचन करेगा। कहने का मतलब है कि जो आपका अनुच्छेद 324 कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन होगा, निर्वाचन आयोग होगा, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडल तथा अन्य चुनावों का जो है वो नेतृत्व करेगा। इसके लिए निर्वाचन नामावलियां तैयार करना, कब इलेक्शन होगा इसकी घोषणा करना, ये सारी चीज़ों की बात इलेक्शन कमीशन करता है। अब अनुच्छेद 324 कहता है कि इनका गठन कैसे होगा। निर्वाचन आयोग का गठन के प्रावधान की बात करता है। तो ये कहता है कि निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त से दो चीज़ें हैं अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। एक निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। इस गठन की व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया है कि निर्वाचन आयोग जो होगा, इलेक्शन कमीशन जो होगा, वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों से गठित होगा। और इस निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? तो आप कह दीजिएगा इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। एक बार हम फिर से आते हैं
लोकतंत्र में, स्पेशली प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्वाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भूमिका के निर्वहन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। जो निर्वाचन आयोग होगा वो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव कराता है। और जो निर्वाचन आयोग का गठन होता है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त भी रहते हैं। और इन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा एक चीज़ को और नोट करके आप लिख लीजिएगा। 2-3 पॉइंट यहाँ हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है, जो आपको नोट करके लिखना होगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। जो आपका इलेक्शन कमीशन है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए, निर्वाचन आयोग आपको पढ़ाया जा रहा है जिसमें ये पॉइंट जो दोनों हैं वे दोनों नोट में जाएंगे। जिसमें पहला पॉइंट आपको ये बताया गया कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। ध्यान दीजिएगा 25 जनवरी, दूसरा पॉइंट है 25 जनवरी 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय था। पहली चीज़ आपको बताई गई 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। फिर दूसरी बात आपको बताई गई 25 जनवरी 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वो एक सदस्यीय था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से अब तक एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त का गठन किया गया। इसको एक बार आप फिर से देखिए। जब इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो ये गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। मतलब संविधान लागू होने से एक दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और उसी के आसपास जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक बॉडियां हैं, उनको एक्टिव किया गया था। उस एक्टिवेशन के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। उस समय सिर्फ एक ही निर्वाचन आयोग होता था, आयुक्त होता था, जिसे हम निर्वाचन आयुक्त कहते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 इस डेट पे आके निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई। कितनी सदस्य संख्या कर दी गई? तो आप कहिएगा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई, जिसमें से एक जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देखिए
अब आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं या कितने मेंबर हैं, तो आप कह देगा निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य है। इलेक्शन कमीशन जो है अब वो 3 सदस्यीय हो गया है। तो अब जो अगला हमारा बिंदु होगा वो इसके कार्यकाल पे चर्चा कर ले, कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पे कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कार्यकाल की हम बात कर लें। जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसके आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त चाहे बात कर ली जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, चाहे बात कर ली जाए अन्य निर्वाचन आयुक्त की, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले आ जाए, इसमें से जो पहले आ जाए। अब ये इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल की बात की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले आ जाए। अब ये क्या हो रहा है, जैसे सपोज दैट, जैसे कोई निर्वाचन आयुक्त जो है वो 62 वर्ष की आयु में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त के पद पर पदासीन हुआ। अब यदि 62 से आप 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। तो 68 नहीं होगा, 68 नहीं होना चाहिए। या तो वो 65 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, तो यहाँ पर उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो आपके यहाँ पर उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का नहीं होगा। 6 वर्ष का अगर होगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 वर्ष का होगा, यानी 65 वर्ष उसकी आयु जो है वो 65 वर्ष हो गई। अब वो भारत का निर्वाचन आयुक्त नहीं रहेगा। अब दूसरा कह रहा है कि 6 वर्ष, 6 वर्ष ये क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर पदासीन होता है और उसकी आयु मान लीजिए आप 50 वर्ष होती है, तो वो 50 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक नहीं जाएगा। वो 50 वर्ष से 6 वर्ष की आयु मतलब 56 वर्ष में ही अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं, कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं। कार्यकाल का मतलब होता है उसकी कार्य अवधि कितना होगी। जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तो उसमें हमने आपको बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। इसमें से जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ए है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ये भारत का निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं। जिस समय बनाए जाते हैं उस समय इनकी आयु रहती है 62 वर्ष। तो ये अपने 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा नहीं करेंगे, इसको पूरा नहीं करेंगे, तब वहाँ पे ये जैसे ही 65 वर्ष की आयु में आते हैं ये अपना त्यागपत्र दे देंगे या इनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। और एक व्यक्ति बी है, वो बी जब भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बना तो उस समय उसकी आयु मान लीजिए 50 साल थी। तो 50 साल से वो 65 वर्ष तक की आयु में नहीं जाएगा, यहाँ से बस 6 वर्ष ऐड कर दिया जाएगा, मतलब 56 वर्ष की आयु में इसका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। ये कहता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले आ जाए। अब इसके बाद या दूसरा विकल्प ये है कि या राष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र दे दे, राष्ट्रपति को ये क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे। राष्ट्रपति को क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात,
जो कार्यकाल से संबंधित है, सुप्रीम को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि, देखिए मुख्य में दूसरी चीज़ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के जज को, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य न्यायाधीश के या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। एक बार फिर से हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर चर्चा कर लें, इसके कार्यकाल को लेकर चर्चा कर ले। तो कार्यकाल में हमने आपको ये बताया है, कार्यकाल में हमने आपको ये बताया कि इसका कार्यकाल जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाएगा वही इसका कार्यकाल होगा। फिर हमने आपको बताया कार्यकाल से पहले ये अपना त्यागपत्र चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के अपने पद से छुटकारा ले सकते हैं। या इन्हें हटाया कैसे जाएगा, तो इस मामला थोड़ा सा टेक्निकल है, उसे आप समझने की कोशिश करिएगा। मामला टेक्निकल इस वजह से है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसे उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस विधि से हटाए जाते हैं। हमने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को यदि हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा से आता है तो उसके 100 सदस्य, और यदि राज्यसभा से आता है, लोकसभा से आएगा तो उसके 100 सदस्य, राज्यसभा से आएगा तो उसके 50 सदस्य, पहले अनुमति आवश्यक है। इस विधि से हटाया जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसे हटाने का जो सुझाव होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सुझाव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो ये था आपका कार्यकाल। अब हम देख ले वेतन और भत्ते के बारे में। ये आपका इलेक्शन कमीशन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के 2-3 पॉइंटों पे चर्चा हो चुकी है। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। अगला बिंदु है वेतन और भत्ता। देखिए, जितने भी हमने आपको शुरू में ही बताया था, संविधान की क्लास शुरू करते समय, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्ते की जो चर्चा है वो अनुसूची 2 में है। अर्थात जो जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो आपकी दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, उसमें इनके वेतन और भत्ते की चर्चा होती है। और इनके वेतन और भत्ते का जो निर्धारण है वो कौन करेगा, तो आप करिए। इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करेगी। वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करेगी। क्या इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। और तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण बात, जो इनको वेतन और भत्ता दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन और भत्ते की चर्चा हो रही थी तो हमने आपको एक ही शब्द में संविधान की क्लास शुरू करते समय हमने आपको बताया था
क्या बताया था कि हमने आपको बताया था कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन और भत्ते की चर्चा है वो आपकी अनुसूची दूसरी अनुसूची में वर्णित है। निर्वाचन आयोग के वेतन और भत्ते का जो निर्धारण है वो भारत की संसद करती है। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। और लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय जब देश राष्ट्र संकट में हो तो उस समय किसी के वेतन में कटौती की जा सकती है, तो इनके वेतन और भत्ते में भी कटौती की जा सकती है। एक चीज़ और है, इनको जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से। ये आपका वेतन और भत्ता था। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला बिंदु हमारा क्या है, वो है अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 और बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पूरे भारतीय संविधान में। 395 अनुच्छेद है। लोग कहते हैं 445 हो गया है, 448 हो गया, 440 हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो क्लास ABCD करके उसमें ऐड किया जाता है। और ये 325 जो अनुच्छेद मात्र एक अनुच्छेद है जहाँ पे व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल है, जबकि शब्द जो इस्तेमाल होना चाहिए था वो नागरिक होना चाहिए था। लिखा क्या गया है 325 में? लिखा ये गया है किसी व्यक्ति को ध्यान से शब्द सुनिएगा आप, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचन से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसके मायने आप समझ लीजिए। कहा गया अनुच्छेद 325 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो पूरा शब्द है वो ये लिखा गया है, किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचन नामावली क्या होती है? जैसे जब वोट पड़ने वाला होता है, जब आप अपना नाम खोजने जाते हैं तो एक लिस्ट आपके सामने रखी रहती है। उसी लिस्ट में ये निर्वाचन नामावली उसी को कहते हैं। निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने से वंचित नहीं किया जा सकता। सम्मिलित करने से वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखिएगा शब्द व्यक्ति इस्तेमाल है। कह रहा है किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, मूल भाषा आदि के आधार पर निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। क्या कोई आतंकवादी भारत में पकड़ा गया है तो क्या उसे निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है? तो आप कह देंगे नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। इसीलिए संविधान में यह व्यक्ति शब्द एक ही अनुच्छेद में आया है। देखिए नागरिक होता है, नागरिकता होती है। निर्वाचन यहाँ पे व्यक्ति के स्थान पे नागरिक शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल जो किया गया है
वो व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए ये अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 325 में क्या लिखा गया है? तो 325 में व्यक्ति शब्द के लिए ये आर्टिकल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 326 की। देखिए 326 में ये कहा गया है कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए जब देश लागू हुआ, जब देश में संविधान लागू हुआ तो वहाँ वयस्कता की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। जब संविधान, देखिए यहाँ पे आपको एक संविधान संशोधन बताया जाएगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और राजीव गांधी द्वारा लाया गया था। राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी और बड़ा महत्वपूर्ण, हर एग्ज़ाम में यदि यहाँ से इलेक्शन कमीशन से कोई प्रश्न पूछता है और संविधान संशोधन को लेकर पूछता है तो वो प्रश्न यही होता है। वो क्या प्रश्न होता है कि वयस्क मताधिकार, मतलब जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, वहाँ वयस्कता की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। कहने का मतलब कोई 21 वर्ष का व्यक्ति जो होगा वो वोट करने का अधिकार रखता है, राइट टू वोटिंग का अधिकार रखता है। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप नोट में कहीं लिखिएगा, नोट में आप लिखें क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा गया और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। क्या लिखा गया उसे आप देखिए। 61वें संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन 1989। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। इकसठवां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क की आयु, वयस्क की आयु 18 वर्ष कर दी गई। यानी अब राइट टू वोटिंग, जो वोट का अधिकार होगा वो किसे होगा? वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो वो वयस्क माना जाएगा और वोट का अधिकार उसे होगा। ये कब हुआ था? किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो आप कह दीजिएगा ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा हुआ था। किसकी सरकार थी? तो कौन प्रधानमंत्री था? तो आप कह दीजिएगा राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। वयस्कता की आयु निर्धारित कितनी कर दी गई? तो आप कह दीजिएगा इसे निर्धारित करके 18 वर्ष कर दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम देख लें, निर्वाचन आयोग के कार्य, इलेक्शन कमीशन के कार्य क्या है होते हैं उसे आप देख लीजिए। निर्वाचन आयोग के कार्य में 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और आज वो चीज़ मैं भैया आपके सामने स्पष्ट करूंगा कि आचार संहिता कब लागू होती है। जैसे हमारे यहाँ ये जनरल अवधारणा ये होती है कि चुनाव के 6 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज हम निर्वाचन आयोग का जो कार्य देखेंगे उसी कार्य के अंतर्गत हम ये देख लेंगे कि वास्तव में आचार संहिता लागू कब होती है। तो कार्य पहला क्या होता है कि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग करता क्या है कि संसद, विधानमंडल, संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
इनका चुनाव करवाता है। इस चुनाव के लिए वो नामावली तैयार करता है, इस चुनाव करवाता है। इनका चुनाव के लिए जो नियमावली होती है उस नियमावली को बनाता है, चुनाव के परिणाम घोषित करता है। संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित नियमावली को तैयार करना और चुनाव कराना, ये निर्वाचन आयोग का पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना दूसरा कार्य होता है। अब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन क्या होता है कि देखिए, क्षेत्रों का निर्धारण कैसे हो, निर्वाचन क्षेत्र कैसे आए, सीटों की संख्या बढ़ेगी नहीं तो किन किन क्षेत्रों को काट के किस किस क्षेत्र में किया जाए, यही निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा ABCD करके। जो निर्वाचन परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बी में आप लिखिएगा, जो बी पॉइंट है, भारत में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था। हम निर्वाचन इलेक्शन कमीशन के कार्यों को देख रहे हैं। कार्यों के अंतर्गत पहला पॉइंट हमने आपको ये बताया कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित नियमावली तैयार करता है और चुनाव कंडक्ट करवाता है। दूसरी चीज़ हमने कहा कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, जैसे क्षेत्रों का निर्धारण करता है किस क्षेत्र में कौन कौन से लोग आएंगे। जो परिसीमन का कार्य होता है, जो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और भारत में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था। एक चीज़ और है, एक शब्द बार बार प्रेरित करता है और बार बार पूछा भी जाता है, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता की घोषणा। राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा। आचार संहिता की घोषणा कौन कर देगा? तो आप कह दीजिएगा निर्वाचन आयोग करता है। और एक चीज़ मैं आपको भी स्पष्ट कर दूं कि जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि 6 महीने पहले आचार संहिता लागू की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जैसे अभी आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, 5 राज्यों का चुनाव आपने देखा, और आगे आने वाले समय में 5-6 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी एक है। आप देखिएगा जनवरी-फरवरी के महीने में निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और जैसे ही निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की और समाप्त करते करते वो ये शब्द इस्तेमाल करेगा, तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू की जाती है। और जो प्रेस नोटिस जारी होती है उसमें भी लिखा रहता है तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू की जाती है, तभी से आचार संहिता लागू होती है, ना कि 6 महीने पहले से। तो 6 महीने पहले वाली जो अवधारणा है ये सरासर गलत है। जैसे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा करता है और चुनाव की घोषणा के तत्काल बाद ये कहता है कि आज से आदर्श आचार संहिता लागू है, तो तुरंत तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाती है। और अन्य छोटे छोटे कार्य हैं निर्वाचन आयोग के, जैसे इसका कार्य है मतदाताओं हेतु प्रशिक्षण, मतदाताओं को प्रशिक्षण देना, मतदाताओं को प्रशिक्षण देना। एक और इसका कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना।
राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये भी इलेक्शन कमीशन का कार्य होता है। तो ये 4-5 कार्य इलेक्शन कमीशन के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक पॉइंट और हम देख लें। देखिए बार बार ये जो टॉपिक है लास्ट वाला, उसको हम लोग फिर से उठाएंगे। एक चर्चा होती है कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, दूसरी चर्चा होती है राज्य स्तरीय दल क्या होता है। जैसे किस पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे, किस पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे, ये एक विषय है। फिर क्षेत्रीय पार्टी किसे हम कहते हैं, तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं, पहले हम उसे देख लेते हैं, फिर अगला जो पॉइंट होगा उस पर हम चलेंगे। तो पहला हमारा जो अगला टॉपिक होगा कार्य के बाद, वो ये होगा कि राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं। किस पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे और किस पार्टी को हम क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे, ये अंतर आप देखिए। किसे हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, किसे हम क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और कोई पार्टी, लोकसभा का आम चुनाव हो और कोई पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में, 4 या उससे अधिक राज्यों में चर्चा हो रही है आपकी, हम निर्वाचन आयोग के अंतर्गत किसे हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, किसे हम क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। तो बात हो रही है राष्ट्रीय पार्टी की। लोकसभा का आम चुनाव हो, कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो 4 या उससे अधिक राज्यों में जो वैध मत पड़ा हो, जितने मत पड़े हों वैध मतों में 6% हिस्सा हासिल कर ले, और उस 6% हिस्सा हासिल करने के साथ साथ लोकसभा की कम से कम 4 सीटें, कम से कम 4 सीटों पर उसका कब्जा हो, उसे हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब होता है वह पार्टी जो लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल पड़े मतों का 6% वैध मत उसे प्राप्त हो और कम से कम लोकसभा की 4 सीटें जीते, ऐसी पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी का मतलब होता है विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो और उस विधानसभा के चुनाव में कोई दल, कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो 6% मतदान पाए, 6% मत पाए। इस 6% मत पाने के साथ साथ वो कम से कम 2 सीटें जीते। जो विधानसभा में सीटें हैं वो कम से कम 2 सीटें जीते, तो ऐसे दल को हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी 2019 में हुआ था, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थीं। बीच में जब 1990 से लगा के 2014 तक का दौर चल रहा था, जब साझा सरकारों का दौर चल रहा था, तो उस दौर में बहुत सारी 5-6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई थी। लेकिन 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव के बाद बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है जो लोकसभा के आम चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में जो मत पड़ा हो उससे 6% मत पाए हों और कम से कम 4 सीटें पाई हों, ऐसी पार्टियों को हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। और क्षेत्रीय पार्टियां वो पार्टियां होती हैं जो विधानसभा के चुनाव में यदि कोई राजनीतिक दल है उसे 6% मतदान मिला हो और उसके साथ कम से कम 2 सीटें वो प्राप्त किया हो, तो ऐसे दल को हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन में एक चीज़ और होती है, जमानत राशि की बात हम कर ले थोड़ा सा।
जमानत राशि और चुनावी खर्च। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है और राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें जमानत राशि अलग अलग होती है। लोकसभा के चुनाव में जो जमानत राशि होती है वो 25,000 रुपये होती है। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जमानत राशि 10,000 रुपये होती है। अब सवाल यह है कि जमानत राशि होती क्या है। से पूछ लिया गया लोकसभा में जमानत राशि कितनी होती है, हमने बता दिया 25,000 होती है। विधानसभा में कितनी होती है, वो 10,000 रुपये होती है। देखिए, जमानत राशि वो न्यूनतम राशि होती है जो एक चुनाव लड़ने वाले प्रतिभागी को चुनाव में भाग लेने के लिए जमा करवाई जाती है। मतलब आपको यदि चुनाव लड़ना है तो आप अपने जमानत राशि के तौर पर लोकसभा का यदि चुनाव लड़ते हैं तो 25,000 और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो 10,000 रुपये आपको जमा करने हैं। यदि आप कुल पड़े वैध मतों का, जैसे जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप हैं, मान लीजिए सदर से आपने चुनाव लड़ा है, सदर में जो भी मतदान हुआ है, जितना भी परसेंटेज मतदान हुआ है, यदि आप 6% मतदान नहीं पाते हैं तो आपकी जमानत राशि आपको वापस नहीं होगी। आप गांव में मैक्सिमम सुनते हो कि चुनाव लड़ने गए थे, जमानत राशि भी नहीं बचा पाए, मतलब कुल पड़े वैध मतों का 6% मतदान भी वो नहीं पा पाए। फिर यही बात लोकसभा में भी होती है। जिस लोकसभा से आप लड़े हों वहाँ से 6% से कम आपने वोट पाया है तो आपकी जमानत राशि आपको वापस नहीं होगी, वो जमा हो जाएगी। अगर आपने 6% से ज़्यादा वोट पाए तो आपकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। और एक है चुनावी खर्च। देखिए, चुनावी खर्च की बात की जाए तो 2019 के चुनाव तक जो खर्च था लोकसभा के लिए 70 लाख था और राज्यसभा के लिए जो था, विधानसभाओं के लिए जो था वो 28 लाख था। मतलब 28 लाख व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में और 70 लाख व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में खर्च कर सकता है। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया है, यही महत्वपूर्ण है। अभी हाल में परिवर्तन किया गया है तो इस वजह से इसको देखना जरूरी है। कोई वृद्धि हो चाहे न हो, सांसदों के वेतन में वृद्धि हो सकती है, उनके चुनाव खर्चों में वृद्धि हो सकती है और सारी चीज़ों की वृद्धि हो सकती है। 10% की वृद्धि की गई है, ये 77 लाख कर दिया गया है और इसको बढ़ा के 30.5 लाख कर दिया गया है। ये वृद्धि की गई है। कोरोना के काल को देखते हुए भी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले कहा, कोविड को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, पैंडेमिक बीमारी है, संसाधनों का अभाव हो सकता है, इसलिए हम लोकसभा में जो चुनावी खर्च है उसे 10% की वृद्धि करते हैं और विधानसभाओं के चुनाव में भी हम 10% की वृद्धि करते हैं। अब ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए। अब एक लास्ट है, इस इलेक्शन कमीशन पर कुछ समितियां गठित हुई हैं और उन्हीं समितियों को हम देख लें। 4-5 समितियां 4 गठित हुई हैं, उनको हम देख लें। फिर भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जब इन दोनों को हम मिला देंगे तब जाके आपका इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग ख़त्म होगा। तो जो सबसे पहले समिति गठित हुई थी, चुनाव से संबंधित समितियाँ, चुनाव समितियों में जो पहली समिति गठित हुई थी वो थी तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति, देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था से लगा के ये आई थी 1974 में। तारकुंडे जो समिति गठित हुई थी ये आई थी 74 में। और आई क्यों थी, ये सुझाव इसने क्या दिया था। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो हमने आपको ये बताया कि 25 जनवरी
25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और यह एक सदस्यीय था। कब तक था? 16 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्यीय था। उसके बाद यह 3 सदस्यीय हो गया है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तारकुंडे समिति ने जो सुझाव दिया था उसने कहा था कि चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। फिर दूसरी जो समिति आई थी वो दिनेश गोस्वामी समिति थी, दिनेश गोस्वामी समिति। इसका भी सुझाव वही था, इसका सुझाव भी यही था कि जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या बढ़ाई नहीं जा रही थी। तीसरी समिति जो गठित हुई थी वो थी बोहरा समिति। बोहरा समिति ने कहा था कि राजनीति में अपराधीकरण को रोका जाए। कितनी विचित्र भावना है। बोहरा समिति लगभग 1990 के आसपास गठित हुई है और इसमें कहा गया था कि राजनीति में अपराधीकरण को रोका जाए, लेकिन आज की परिभाषा क्या है? अपराधीकरण का राजनीतिकरण हुआ है। जैसे जो जितना अच्छा अपराधी वो उतना अच्छा राजनीतिज्ञ। तो ये बोहरा समिति ने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून जो नियम जैसे ही बनता है उसका वैसे ही विरोध शुरू हो जाता है। एक लास्ट समिति गठित हुई थी, इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति, इस समिति का जो मुख्य सुझाव था वो चुनावी खर्चे को लेकर था। तो ये सारी समितियां गठित हुई थी। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे आप नोट करके लिखिएगा, वो सारे प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। नोट का जो दूसरा पॉइंट होगा, जैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जो दूसरा प्रश्न है वो है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अभी चेंद्र हुए हैं। अरोड़ा साहब से देखिए, वो सुनील अरोड़ा थे और ये सुशील चंद्रा हैं, बस यही थोड़ा सा चेंज हुआ है। सुशील चंद्रा इस समय हैं। तीसरा एक विकल्प आप वो फेसबुक और व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी पे लगातार चलता होगा कि नोटा का प्रयोग करिए, नोटा का प्रयोग करिए। देखिए, नोटा का पहला प्रयोग नन ऑफ द अदर, इसमें से कोई नहीं, एक नोटा करके है। नोटा का पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। नोटा का पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, जिसे हम नन ऑफ द अदर कहते हैं। फिर एक लास्ट 2-3 और हैं। चौथा, भारत में ईवीएम की शुरुआत 1989। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत 1989 से हुई है। भारत में ईवीएम की जो शुरुआत है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसकी शुरुआत जो है वो आपकी हुई है 1989 से। और लास्ट लिख लीजिएगा, लास्ट आपका ये है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये था आपका इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को एक बार आपको फिर से हम रिवीजन करवा दें, शुरू से, स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो हम देखते हैं कहाँ से, तो हम देखते हैं निर्वाचन आयोग। तो हमने आपसे ये कहा था कि लोकतंत्र में, स्पेशली प्रतिनिधि लोकतंत्र में, निर्वाचन आयोग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। फिर हमने आपसे ये बताया अनुच्छेद 315 के अंतर्गत
निर्वाचन आयोग संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल के सदस्यों की नियमावली तैयार करता है और उन पर चुनाव करवाता है। फिर हमने 324 के अंतर्गत ही बताया कि जो 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और 25 जनवरी से लगाकर 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वो 1 सदस्यीय था। 1989 में आकर यह 3 सदस्यीय हो गया। ये चीज़ हमने आपको बताई। फिर हमने आपको बताया कि जो निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो। अपने कार्यकाल से पहले वो निर्वाचन आयुक्त जो होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन अगर हटाने की बात आए तो उसे उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट का जज, देखिएगा टेक्निकल मामला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की विधि से हटाया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया कैसे जाता है, यदि लोकसभा से प्रस्ताव आया तो लोकसभा के 100 सदस्य, यदि राज्यसभा से प्रस्ताव आया तो राज्यसभा के 50 सदस्यों की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, और एक सदन से 2/3 बहुमत से यदि पास हुआ प्रस्ताव तो दूसरे सदन में जाने से पहले 3 सदस्यीय समिति जांच करेगी। उस जांच के बाद तब ये दूसरे सदन में प्रस्ताव जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयोग के सुझाव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। फिर बात आई थी कार्यकाल की, तो हमने आपको कार्यकाल में बताया था 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले आ जाए। तो फिर आपको एक चीज़ बताई गई, यदि कोई व्यक्ति है उसकी आयु 62 वर्ष है और वह भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनता है, तो जैसे ही वो 3 वर्ष बाद 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, वह अपने पद से वो माना जाएगा कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया। इसके अंतर्गत 6 वर्ष की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन यदि कोई 50 वर्ष की आयु में भारत का निर्वाचन आयुक्त बनता है तो उसके आगे +6 कर दिया जाएगा। 56 वर्ष में उसकी आयु या उसका कार्यकाल पूरा माना जाएगा, उसके लिए 65 बाध्यता नहीं होती है। फिर हमने वेतन की बात की। वेतन की बात के अंतर्गत हमने कहा गया कि हमने आपको बताया कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन की चर्चा अनुसूची 2 में है, और अनुसूची 2 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्र निर्वाचन आयुक्त को वेतन भारत की संचित से दिया जाएगा और कार्यकाल के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। फिर कार्यों की बात हमने की है आपसे। फिर सारे आयोग जो निर्वाचन आयोग पे गठित हुए उनकी चर्चा हुई है, और उनकी चर्चा के साथ साथ ईवीएम की शुरुआत कैसे हुई, नोटा कब प्रयोग किया गया, और कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले थे और कौन अंत में थे। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।